जी मेरे प्रिय दोस्तों, हम लोग इस वीडियो के लेक्चर में देखने वाले क्लास 12 की केमिस्ट्री का जो टॉप 20 एमपीबीए लॉन्ग क्वेश्चन है, दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, उसका पार्ट 3। इससे पहले आपको 10 क्वेश्चन आपको विथ आंसर दे रखे, उसको नहीं देखिए जरूर देखिएगा। एम इसके लिए पार्ट 3 होगा, यानी कि 11 नंबर क्वेश्चन से होगा, क्योंकि हर पार्ट में आपको 5 क्वेश्चन डील करते हैं, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन 5 क्वेश्चन डील करना कम नहीं है, ठीक ना। तो इसमें हम 11 नंबर क्वेश्चन से डील करने वाले हैं। क्लास 12 के केमिस्ट्री का टॉप 20 क्वेश्चन का पार्ट 3 है, दीर्घोत्तरीय प्रश्न मतलब जो 5 नंबर में पूछा जाता है उसका है। और पीडीएफ के लिए हमारे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं 11 नंबर क्वेश्चन का, इससे पहले आपको दे रखिए 10 क्वेश्चन, उसको देख लीजिएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, या उसका पीडीएफ यहाँ पे कांटेक्ट करके ले सकते हैं, ठीक ना। यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये कितना बार पूछ रखा है कि न्यूक्लिक अम्ल क्या है, आरएनए और डीएनए में अंतर बताए। ये आपको 5 मार्क्स में पूछता है, याद रखिएगा। ये दोनों क्वेश्चन एक साथ पूछता है। 2020 में भी ये क्वेश्चन पूछ रखा है, न्यूक्लिक अम्ल क्या है, आरएनए और डीएनए में अंतर रखें। 2017 में भी पूछ रखा है, जाकर चेक कर सकते हैं। डायरेक्ट यह पूछता है न्यूक्लिक अम्ल क्या है, आरएनए और डीएनए में अंतर करें, 5 मार्क्स में पूछता है। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी काम आ जाएगा, अलग अलग पूछेगा शॉर्ट क्वेश्चन में और एक साथ पूछेगा लॉन्ग क्वेश्चन में। लॉन्ग क्वेश्चन अभी तक 2 से 3 बार क्वेश्चन पूछ रखा है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक ना। 2020 में भी पूछा है। चलिए न्यूक्लिक अम्ल क्या है देखते हैं। यहाँ पे न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है देखने के प्रयास कीजिए। न्यूक्लिक अम्ल क्या है, तो न्यूक्लिक अम्ल एक जैव बहुलक है। न्यूक्लिक अम्ल एक जैव बहुलक है जो न्यूक्लियोटाइड के पुनरावृत्ति इकाइयों से मिलने से बनता है। समझे कि नहीं, न्यूक्लिक अम्ल एक जैव बहुलक है जो न्यूक्लियोटाइड के पुनरावृत्ति इकाइयों को मिलने से बनता है, न्यूक्लिक अम्ल कहलाता है। आरएनए और डीएनए मुख्य न्यूक्लिक अम्ल होते हैं। समझने का प्रयास कीजिए। देखिए न्यूक्लिक अम्ल एक जैव बहुलक है। क्या एक जैव बहुलक है, समझ गए नहीं, जैव बहुलक है यानी कि बायोपॉलीमर है, ठीक ना, जो कि न्यूक्लियोटाइड के पुनरावृत्ति इकाइयों के, यानी कि जो न्यूक्लियोटाइड के पुनरावृत्ति इकाई जो होता है, छोटा छोटा जो अणु होता है, पॉलीमर होता है, उसको मिलाने से, उसको कंबाइंड करने से बनता है। यानी कि छोटे छोटे अणु को हम लोग मिलाएंगे, यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड के पुनरावृत्ति छोटा छोटा इकाई होगा, उसको मिलाकर एक हम बड़ा कुछ बनाएंगे, उसको बोलते हैं न्यूक्लिक अम्ल। वही कहता है न्यूक्लियोटाइड के पुनरावृत्ति इकाइयों के मिलने से क्या बनता है, न्यूक्लिक अम्ल बनता है। और डीएनए और आरएनए मुख्य न्यूक्लिक अम्ल होता है। यानी कि उसका उदाहरण के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पर दे सकते हैं, डीएनए और आरएनए इसका मुख्य न्यूक्लिक अम्ल है, ठीक ना। याद रखिएगा, बहुत सटीक आंसर है, आपको शॉर्ट क्वेश्चन में काम आएगा कि न्यूक्लिक अम्ल एक जैव बहुलक है जो न्यूक्लियोटाइड के पुनरावृत्ति इकाइयों को मिलने से बनता है, न्यूक्लिक अम्ल कहलाता है। आरएनए और डीएनए में इसका मुख्य न्यूक्लिक अम्ल होता है। यहाँ इंग्लिश वाले भी देख सकते हैं बहुत इजी तरीका से। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में कहेगा आरएनए और डीएनए में अंतर, ठीक ना। तो आरएनए और डीएनए में आप डिफरेंस बिटवीन डीएनए और आरएनए, ठीक है, इस प्रकार से कहता है। तो इस प्रकार से आपको सजा के लिखना है, आरएनए और डीएनए में अंतर, ठीक है ना। इस प्रकार से लिखिएगा, आपको अच्छा नंबर देगा। तो कैसे लिख सकते हैं आरएनए और डीएनए में अंतर। देखिए आरएनए एक क्या होता है, एक कुंडलित होता है। जो आरएनए होता है बेसिकली वह एक कुंडलित होता है, और डीएनए क्या होता है, वे द्विकुंडलित होता है। डीएनए क्या होता है, द्विकुंडलित होता है। ये जरूर याद रखिएगा, आरएनए एक कुंडलित होता है, डीएनए द्विकुंडलित होता है। ट्रिक के माध्यम से समझ सकते हैं, डीएनए द्वि, ठीक ना। डीएनए क्या होता है, द्विकुंडलित होता है, और आरएनए क्या होता है, एक कुंडलित होता है। देखिए आरएनए जो होता है बेसिकली कोशिका द्रव में पाया जाता है। आरएनए क्या होता है, वो कोशिका द्रव में पाया जाता है। डीएनए कहाँ पाया जाता है, गुणसूत्रों में पाया जाता है। डीएनए कहाँ पाया जाता है, गुणसूत्रों में पाया जाता है। याद रखिएगा, डीएनए गुणसूत्रों में पाया जाता है, जबकि आरएनए कोशिका द्रव में पाया जाता है। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं, आगे अगला पॉइंट देख सकते हैं। आरएनए क्या है, अनुवांशिक पदार्थ नहीं होता है। जो आरएनए होता है वो अनुवांशिक पदार्थ नहीं होता है, जबकि डीएनए क्या होता है, अनुवांशिक पदार्थ होता है। देखिए डीएनए से हम पता लगा सकते हैं कि ना अनुवांशिक ही पदार्थ है वह, जिससे हम पता कुछ लगा सकते हैं, कहता है डीएनए चेक करा लो, ठीक ना। और लेकिन आरएनए के द्वारा नहीं कर सकते हैं। तो ये 3 पॉइंट था, जिसके आपके लिए आपको 3 मार्क्स मिलते हैं, याद रखिएगा। और न्यूक्लिक अम्ल लिखने के लिए 2 मार्क्स मिलते हैं, यानी कि टोटल 5 मार्क्स एक साथ दिया जाता है। और ये लॉन्ग क्वेश्चन आपको कितना बार पूछ रखा है, याद रखिएगा। बेसिकली आरएनए एक कुंडलित होता है, डीएनए द्विकुंडलित होता है। आरएनए कोशिका द्रव में पाया जाता है, डीएनए गुणसूत्रों में पाया जाता है।
यह बेसिकली अनुवांशिकी पदार्थ नहीं होता है आरएनए, जबकि डीएनए क्या होता है, अनुवांशिकी पदार्थ होता है। याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था। न्यूक्लिक अम्ल समझ गए, आरएनए और डीएनए में अंतर समझ गए, जो कि आपको एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम और व्यू से। और आपको साथ में अगर लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं भी पूछता है तो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ देगा, और शॉर्ट ई फिक्स है कि लॉन्ग क्वेश्चन में पूछने का चांस बनता है। तो आप लोग प्लीज इसको याद करने का प्रयास कीजिएगा, एक साथ याद कीजिएगा, आपको फायदा होगा। यहाँ तक जो बायोलॉजी पढ़ते हैं, बायोलॉजी के लिए भी यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आरएनए और डीएनए, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और आपका इसका नोट्स पीडीएफ के लिए आपको कुछ करना नहीं है, हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट करके आप लोग ऑल सब्जेक्ट का, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो बायोलॉजी हो, चाहे हिंदी हो, ऑल सब्जेक्ट का आपको नोट्स प्रोवाइड कराया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें आपको 350 ऑब्जेक्टिव, 100 शॉर्ट क्वेश्चन, 20 लॉन्ग क्वेश्चन, साथ में आपको मॉडल सेट क्वेश्चन बैंक का प्रिपरेशन कराया जाता है। सजेशन के तौर पे आपको दिया जाता है व्हाट्सएप के माध्यम से, तो हमारे इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक ना। बहुत चीप प्राइस दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से है, ये भी क्वेश्चन आपको 2014, 2017 के एग्जाम में पूछ रखा है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है प्रासरण और विसरण में अंतर करें, बाकलियम हार्टले विधि द्वारा प्रासरण दाब ज्ञात करने की विधि का वर्णन करें। यह भी क्वेश्चन आपको बार बार पूछता है। इसमें दो क्वेश्चन पूछा, प्रासरण और विसरण में अंतर। यह क्वेश्चन तो आपको नॉर्मली पूछ ही देता है, प्रासरण और विसरण में अंतर। साथ में आपको क्या पूछेगा वह एग्जाम पर डिपेंड करता है। हो सकता है वह हाफ ऑर्डर रिएक्शन पूछ दे, हो सकता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पूछ दे, हो सकता है बाकलियम हार्टले विधि द्वारा प्रासरण दाब पूछ दे, मतलब अनुसंख्यक गुणधर्म पूछ ले। लेकिन यह पूछना तो जरूरी है। इससे पहले भी कितना आपको क्वेश्चन पढ़ा रखे हैं, जाकर जरूर देखिएगा। तो क्या हो जाएगा, प्रासरण और विसरण में अंतर लिखिए, इसके लिए आपको 2 मार्क्स मिलेगा। और बाकलियम हार्टले विधि का जो द्वारा प्रासरण दाब जो अगर ज्ञात करते हैं उसकी विधि को लिखते हैं, उसके लिए 3 मार्क्स मिलता है। याद रखिएगा, इस प्रकार से लॉन्ग क्वेश्चन केमिस्ट्री में पूछा ही जाता है। चलिए यहाँ पे देखने का प्रयास करें। सबसे पहले प्रासरण और विसरण में अंतर देखते हैं, उसके बाद आगे देखेंगे। देखिए प्रासरण और विसरण में अंतर कैसे कर सकते हैं, आराम से आप देख सकते हैं। देखिए प्रासरण क्या है, प्रासरण और विसरण, तो प्रासरण यहाँ पे लिखेंगे, विसरण यहाँ पे लिखेंगे। मैं छोड़ा इसको इति कर देता हूँ, ठीक है ना। हाँ चलिए, प्रासरण और विसरण में अंतर देखने का प्रयास करता हूँ इस प्रकार से। देखिए प्रासरण क्या था, प्रासरण की क्रिया को रोका जा सकता है, लेकिन विसरण की क्रिया को रोका नहीं जा सकता। अगर हम प्रासरण कर रहे हैं तो उसको हम रोक सकते हैं, अगर उसको बीच में भी रोक सकते हैं। अगर एक दफा विसरण कर दिए ना, उसको रोका नहीं जा सकता, वो घुल के ही मानेगा। यानी कि विसरण की क्रिया को हम लोग नहीं रोक सकते। प्रासरण केवल विलायक में होता है, ठीक ना। विसरण केवल विलयन में होता है। विलयन क्या होता है, जिसमें विलय और विलायक जो कंबाइंड करके जो बनता है उसको विलयन बोलते हैं। तो क्या होता है, विसरण विलयन में होता है, जबकि प्रासरण क्या होता है, विलायक में होता है। प्रासरण की क्रिया अर्धप्रगम्य झिल्ली से होता है। जो प्रासरण होता है उसके लिए अर्धप्रगम्य झिल्ली की आवश्यकता होता है, अर्धप्रगम्य झिल्ली के द्वारा होता है। लेकिन विसरण की क्रिया में अर्धप्रगम्य झिल्ली की आवश्यकता नहीं होता है। यह जरूर याद रखिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि प्रासरण की क्रिया के लिए हम लोग अर्धप्रगम्य झिल्ली की आवश्यकता पड़ता है या अर्धप्रगम्य झिल्ली से ही होता है, लेकिन विसरण की क्रिया में अर्धप्रगम्य झिल्ली की आवश्यकता नहीं होता है, ठीक ना। यह जरूर याद रखिएगा। ये 3 पॉइंट था आपके लिए। मैं फिर से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। प्रासरण की क्रिया को रोका जा सकता है, विसरण की क्रिया को रोका नहीं जा सकता। प्रासरण केवल विलायक में होता है, विसरण केवल विलयन में होता है। विलायक समझिएगा, विलयन समझिएगा। जैसे कि आपको समझाने का प्रयास करिए, 9th क्लास की यह टॉपिक है विलयन, विलायक, विलय। अगर पानी और चीनी, तो पानी वहाँ पे विलय है, विलायक है। चीनी क्या है, विलय है। जब पानी और चीनी जब घुल गया तो उसको बन गया विलयन, घोल। याद रखिएगा, जो अधिक मात्रा में होता है वो विलायक होता है। जैसे कि पानी, तो पानी क्या अधिक मात्रा में वो क्या हो गया, विलायक। चीनी क्या है, कम मात्रा में, यानी कि विलय, घुलने वाला विलय। और पानी और चीनी जब घुल कर शरबत बना वो क्या बन गया, विलयन बन गया। सिंपल है, विलयन होता है। जब प्रासरण की क्रिया में अर्धप्रगम्य झिल्ली की आवश्यकता होता है, जबकि विसरण की क्रिया में अर्धप्रगम्य झिल्ली की आवश्यकता नहीं होता। आपने समझ गया होगा प्रासरण और विसरण में अंतर। अब बचता है इसका बाकलियम हार्टले विधि। उससे पहले याद रखिए, नोट्स और पीडीएफ के लिए जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम ऑफ व्यू से जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कराया जाएगा आपको, वो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल या मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से पीडीएफ को प्रोवाइड कराया जाता है। आपका नंबर व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाता है। उसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कराया जाता है। आपके व्हाट्सएप के माध्यम से उसको पढ़ते हैं, बिल्कुल अच्छा नंबर ला पाइएगा। अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं, कोई दिक्कत नहीं,
किस अनुसार से पढ़ना है वो आपको बता दिया जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करने का प्रयास कीजिएगा। बहुत चीप प्राइस में आपको 399 में ऑल सब्जेक्ट प्रोवाइड कराया जाता है व्हाट्सएप के माध्यम से। पूरा एग्जाम तक के लिए, पूरा एग्जाम तक हेल्प किया जाता है व्हाट्सएप के माध्यम, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से। गर्ल्स ग्रुप, बॉयज़ ग्रुप सब अलग चलता है, आराम से आप ऐड करा सकते हैं। PDF नोट्स परचेज कर सकते हैं। PDF नोट्स जो परचेज करता है उसी को ग्रुप में ऐड किया जाता है, याद रखिएगा। तो हमारे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब इसी का मतलब आगे देखने के प्रयास करें। इसमें कहता है बाकलेम हार्टले विधि, ठीक ना। बाकलेम हार्टले विधि कहता है जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट 3 मार्क्स यह देता है। भले ये लेंदी टॉपिक है थोड़ा, बाकलेम हार्टले विधि थोड़ा ये लैंग्वेज है ना इतना बड़ा, ये लैंग्वेज थोड़ा सा इतना लिखिएगा आपको 3 मार्क्स मिलेगा। लेकिन याद रखिएगा इतना लैंग्वेज लिख करना थोड़ा इतना डिफिकल्ट है ना, तो आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। तो इसलिए इसे 2-3 बार लिखिएगा, पढ़िएगा तो समझ में आएगा। मैं 1-2 बार पढ़ के आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, आप समझने का प्रयास कीजिएगा। बाकलेम हार्टले विधि में कहता क्या है, प्रासंद आप कैसे ज्ञात कर सकते हैं, देखने का प्रयास कीजिएगा। देखिए यह विधि सबसे सरल विधि है। बाकलेम हार्टले विधि द्वारा प्रासंद आप ज्ञात करना सबसे सरल विधि होता है, सबसे सटीक विधि होता है, सबसे पहला बात, ठीक ना। यानी कि जिस विलियन का प्रासंद आप निर्धारित करना है, यानी कि जो विलियन है जिसका प्रासंद आप निर्धारित करना है, पहले ये भी पता होना चाहिए ना। तो क्या ये सबसे सरल विधि है, और जिस विलियन का प्रासंद आप निर्धारित करना है उसे क्या करेंगे, गन मेटल नामक धातु संकर के पात्र ए में लेते हैं। समझने का प्रयास कीजिए। जिस विलियन का हम प्रासंद आप ज्ञात करेंगे उसे क्या करेंगे, उससे गन मेटल नामक धातु संकर के पात्र ए में लेते हैं। क्या लेकिन किस पात्र में लेंगे, ए पात्र में लेंगे, जिसका हम लोग प्रासंद आप ज्ञात करना है, ठीक ना। तो गन मेटल नामक धातु संकर के पात्र ए में, उसका नाम है, ठीक ना, ए में लेते हैं, ठीक ना। इस पात्र में एक जल अवरोध पिस्टन पी लगा रहता है। जो यह जो पात्र है, पात्र ए जो है उसमें क्या होता है, एक क्या होता है गन मेटल, क्या होता है यहाँ पे एक पात्र में जल अवरोध पी लगा रहता है। समझने का प्रयास कीजिएगा। इस पात्र में एक जल के विरोध यानी कि जल अवरोध पिस्टन, अब यहाँ पे गन न समझिएगा, पिस्टन वाला, पिस्टन पी लगा होता है, पिस्टन पी लगा रहता है। किसमें, यह पात्र में, जिसमें आपको जिस विलियन का ज्ञात कर रहे हैं उस विलियन में क्या लिखेंगे, ये पात्र लेते हैं, उसमें क्या होता है जल के विरुद्ध एक पिस्टन पी लगा रहता है, जिस पर ज्ञात भार रखकर विलियन का सतह पर आवश्यक दाब आरोपित किया जा सकता है। समझे कि नहीं, समझने का प्रयास, यहाँ तक समझिए। पहले देखिए, पहला बात, यह सबसे सरल विधि होता है। जिस विलियन का प्रासंद आप निर्धारित करना है, ज्ञात करना है, उसे गन मेटल नामक धातु संकर के पात्र ए में लेते हैं। इस पात्र में कौन पात्र, पात्र ए में, ठीक ना, पात्र ए में एक जल विरुद्ध जल अवरुद्ध पिस्टन पी लगा होता है, जिस पर ज्ञात भार होता है, दाब होता है, भार रखकर विलियन की सतह पर आवश्यक दाब आरोपित किया जाता है। उस पर ज्ञात भार को आवश्यक दाब मतलब प्रेशर, दाब आरोपित किया जाता है, उस पर रखा जाता है, किया जा सकता है। नली बी के महीन छिद्रों में कॉपर फेरोसाइनाइट की अर्धपरागम में झिल्ली जमी होती है। अब नली बी की बात कर रहे हैं तो नली बी के महीन छिद्र, उसके बीच एक महीन छिद्र होता है, में कॉपर फेरोसाइनाइट की अर्धपरागम में झिल्ली जमी रहता है, यानी कि उस पर जमा रहता है। इस नली के एक तरफ कोशिका नली तथा दूसरे तरफ फनेल रहता है। क्या रहता है, फनेल रहता है। तो फनेल के सहारे सछिद्र नली में जल भर देते हैं। हम लोग किसके सहारे, फनेल के सहारे सछिद्र नली में जल भर देते हैं। यहाँ पे प्रासरण होने से जल विलियन में प्रवेश करता है। प्रासरण जब उस पर करेंगे तो क्या होगा, विलियन में प्रवेश करता है, जिससे कोशिका नली के अंदर, जिससे क्या होता है, जिससे कोशिका नली के अंदर जल की सतह नीचे गिरने लगती है। क्या होता है, उसका जल का जो सतह होता है वो नीचे गिरने लगती है। समझ गए। अब पिस्टन के ऊपर इतना भार रखते हैं कि जल की सतह अपने प्रारंभिक स्थान पर ही स्थिर हो जाए। मतलब उस पर हम इतना भार रखेंगे, उस पर इतना दबाव देंगे, जो क्या होता है, जब पिस्टन के ऊपर इतना भार रखा जाए, इतना भार दिया जाए, जो कि जल
कि जल की जो सतह है अपने प्रारंभिक जो पहले की स्थिति था, पहले की स्थिति यानी कि प्रारंभिक स्थान पर ही स्थिर हो जाए। पिस्टन पर आरोपित यह बाह्य दाब विलयन का प्रासरण दाब के बराबर होता है। देखिए यह जो लैंग्वेज है ना, यह लैंग्वेज थोड़ा है ना इतना डिफिकल्ट है ना आपके लिए, थोड़ा याद करना इम्पॉसिबल तरह है, लेकिन आपके लिए पॉसिबल है। उसके लिए करना क्या, इसको 2 से 3 बार लिखिए, उसका 3 बार पढ़िए, उसका लिखने का प्रयास कीजिए, याद हो जाएगा, ठीक ना। क्या है कि इसके लिए 3 मार्क्स मिलेगा और ये क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से एक बार समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए बार्कले और हार्टले विधि सबसे सरल विधि है। जो विलयन का यानी कि जिस विलयन का प्रासरण दाब निर्धारित किया जाता है उसे क्या कहते हैं, गन मेटल नामक धातु संकरण के पात्र ए में लेते हैं। इस पात्र में जल अवरुद्ध पिस्टन पी लगा रहता है, जिस पर क्या होता है, जिस पर ज्ञात भार रखकर विलयन की सतह पर आवश्यक दाब आरोपित किया जा सकता है। नली बी के महीन छिद्रों में कॉपर यहाँ पे फेरोसोनाइट की अर्धपैगम में झिल्ली जमी रहती है। इस नली के एक तरफ कोशिका नली तथा दूसरे तरफ यहाँ पे फनेल लगा रहता है और फनेल के सहारे छिद्र नली में जल भर देते हैं और प्रासरण होने से जल का विलयन में प्रवेश करता है। प्रासरण होने से ही क्या होता है, जल विलयन में प्रवेश करता है, जिससे कोशिका नली के अंदर जल की सतह नीचे गिरने लगता है और पिस्टन के ऊपर इतना भार रखा जाता है कि जल की सतह अपने प्रारंभिक स्थान पर ही स्थिर रह जाए और पिस्टन पर आरोपित बाह्य दाब विलयन के प्रासरण दाब के बराबर होता है। उससे हम क्या करेंगे, इस द्वारा हम प्रासरण दाब को आराम से हम ज्ञात कर सकते हैं, बहुत ईजी तरीका से, बहुत सिंपल तरीका से। तो ये बात जरूर समझने का प्रयास कीजिएगा। बहुत इजी था आपके लिए, लेकिन ये थोड़ा डिफिकल्ट भी था, समझ गए होंगे आप शायद। तो इसमें 2 क्वेश्चन आपको साथ पूछता है, समझ गए। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से होता है। 13 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने ही क्वेश्चन अब आ गया अंतर संबंधित। कहा है कि आपको एग्जाम में अंतर संबंधित प्रश्न पूछता है, 2 क्वेश्चन पूछ देगा अंतर करने के लिए और आपको लॉन्ग क्वेश्चन में काम आ जाएगा, 2 एक साथ पूछता है। तो हम यहाँ पे 4 लॉन्ग क्वेश्चन दिए हैं, जिसमें से चारों के चारों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि इथेनॉल और एसिटाल्डिहाइड में अंतर, इथेनॉल और एसिटाल्डिहाइड में अंतर करना है, कैसे कर सकते हैं। देखिए इथेनॉल I2NaOH के साथ अभिक्रिया कर आयोडोफॉर्म बनाता है। समझे प्रयास कीजिएगा। इथेनॉल जो है I2NaOH के साथ अभिक्रिया कर इथेनॉल बनाता है, क्या है, आयोडोफॉर्म बनाता है, जबकि एसिटाल्डिहाइड आयोडोफॉर्म का पीला अवक्षेप देता है। क्या करता है, एसिटाल्डिहाइड आयोडोफॉर्म का पीला अवक्षेप देता है। देखिए सबसे पहले बात ऑर्गेनिक कहते हैं। ऑर्गेनिक जब तक याद नहीं कीजिएगा कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ऑर्गेनिक समझने के साथ साथ इंपॉर्टेंट हो जाता है याद करना। देखिए जो यहाँ पे समीकरण लिखा हुआ उसी बात को यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आपको पूछेगा इथेनॉल और एसिटाल्डिहाइड में अंतर, यह क्वेश्चन 2018 में भी पूछ रखा है, जाकर चेक कर सकते हैं, ठीक ना। तो इथेनॉल जब I2 यानी कि आयोडाइड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या देता है, आयोडोफॉर्म बनाता है। क्या बनाता है, आयोडोफॉर्म बनाता है। लेकिन जबकि एसिटाल्डिहाइड आयोडोफॉर्म का पीला अवक्षेप देता है। क्या देता है, पीला अवक्षेप देता है। जैसे अभिक्रिया करते हैं C2H2OH, यहाँ पे आयोडीन है 4 आयोडीन प्लस NaOH 6 NaOH, तो अभिक्रिया करेंगे तो क्या देगा, HCl3 और यहाँ पे देगा 5 NaCl NaI जो कि यहाँ पे सोडियम आयोडाइड हो गया, प्लस HCOOH Na प्लस 5H2 बाहर निकल जाएगा। यह अभिक्रिया आपको याद करना जरूरी है, यह तो याद बहुत इजी तरीका से हो जाएगा और इसमें शायद समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। इथेनॉल क्या होता है, आयोडाइड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कर आयोडोफॉर्म बनाता है, जबकि क्या होता है, एसिटाल्डिहाइड आयोडोफॉर्म का पीला अवक्षेप देता है। यह आपको समीकरण याद कर लीजिएगा, ये समीकरण याद कीजिएगा तभी आप इसको वहाँ पे डिफाइन कर पाइएगा, तभी आपको इसके लिए 2 मार्क्स 3 मार्क्स मिलेगा, ठीक ना। क्योंकि आपको इस प्रकार से पूछेगा ना, 2-3 आपको अंतर करने के लिए बोलेगा, निम्नलिखित में अंतर करें, 2-3 को दे देगा, जैसे कि इथेनॉल एसिटाल्डिहाइड में अंतर, आगे आपको बताएंगे क्या क्या में अंतर देता है, अभी बता रहे हैं ना, 1 नंबर हो गया यह। तो इस प्रकार से आप याद करना है। तो आप PDF नोट्स के लिए हमारे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। ये अब इसके लिए ऑर्गेनिक का टॉपिक है, टोटल याद रखिएगा। हमारे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके PDF नोट्स ले सकते हैं आप व्हाट्सएप के माध्यम से। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन इस प्रकार से है, क्वेश्चन पूछता है फिनॉल और कार्बोक्सिलिक अम्ल में अंतर। तो फिनॉल और कार्बोक्सिलिक अम्ल में अंतर कैसे कर सकते हैं, तो फिनॉल नाइट्रिक अम्ल से प्रतिक्रिया कर क्या देता है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल तथा पारा नाइट्रोफिनॉल बनाता है।
समझे कि नहीं। देखिए ओ मतलब ऑर्थो होता है, याद रखिएगा। तो जब फिनॉल होता है, फिनॉल नाइट्रिक अम्ल के साथ प्रतिक्रिया कर अभिक्रिया कर क्या करता है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल तथा पारानाइट्रोफिनॉल बनाता है, जबकि कार्बोक्सिलिक अम्ल मेटा नाइट्रोबेंजाइक बनाता है। समझ गए। क्या करता है यहाँ पे, जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है वह जब अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, यहाँ पे मेटा नाइट्रोबेंजाइक अम्ल बनाएगा। ठीक है ना। चलिए दोनों को अभिक्रिया देने के प्रयास करते हैं, इंग्लिश और हिंदी में कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे फिनॉल की बात करें तो फिनॉल नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया कर यहाँ पे ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पारानाइट्रोफिनॉल बनाता है, जबकि कार्बोक्सिलिक अम्ल का जब अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है, मेटा बेंजोइक अम्ल बनाता है। दोनों का अभिक्रिया यहाँ पर दे रखे हैं। जब यहाँ पे बेंजीन को हम इस प्रकार से डिनोट करते हैं, बेंजीन इस प्रकार से बेंजीन को हम इस प्रकार से डिनोट करते हैं। जब इसके अंदर चाहे इस प्रकार से एक एक बॉन्ड छोड़कर डबल बॉन्ड कर दिया, ये बेंजीन हो गया। इसी के अंदर OH जोड़ देंगे तो फिनॉल बन गया। जब OH जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ पे OH जोड़ा हुआ है। जब इसकी अभिक्रिया हम कर रहे हैं नाइट्रिक अम्ल से, नाइट्रिक अम्ल यानी कि HNO3 से कर रहे हैं अभिक्रिया, तो क्या बन रहा है यहाँ पे ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पारानाइट्रोफिनॉल बन रहा है। देख सकते हैं यहाँ पे ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पारानाइट्रोफिनॉल बन रहा है, 2 फिनॉल बन रहा है। देख सकते हैं यहाँ पे कैसे, तो यहाँ पे ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल जो कि यहाँ पे देख सकते हैं फिनॉल का दिया हुआ है, फिनॉल इसमें दिया हुआ है OH, और एक को छोड़कर क्या देखिए यहाँ पे लिखा है NO2, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल हो गया। ये बेसिकली बना हुआ देख सकते हैं यहाँ पे। और उसके बाद क्या पारानाइट्रोफिनॉल बन रहा है, जो कि पारानाइट्रोफिनॉल क्या देख सकते हैं, फिनॉल है। देखिए फिनॉल को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, बा इस प्रकार से गोल पार दीजिए। इसमें क्या है, एक यहाँ पे OH लगा हुआ है, इसके यारी क्या लिखा हुआ है, HO2 लगा हुआ है। यह पे इसके लिए पारानाइट्रोफिनॉल हो गया। ठीक ना। इस प्रकार से अभिक्रिया ए में जो कि है फिनॉल के लिए दिया गया है, तो फिनॉल नाइट्रिक अम्ल से क्या बनाता है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पारानाइट्रोफिनॉल, जबकि कार्बोक्सिलिक अम्ल को हम अभिक्रिया कराएंगे नाइट्रिक अम्ल से तो मेटा नाइट्रोबेंजोइक देता है। जैसे देख सकते हैं, अगर हम फिनॉल यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सूत्र यह होता है COOH, इसमें अभिक्रिया कराएंगे नाइट्रिक अम्ल से तो क्या देता है यहाँ पे, इस प्रकार से देख सकते हैं यहाँ पे नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया कराएंगे तो क्या मेटा नाइट्रोबेंजोइक देता है। देख सकते हैं इस प्रकार से, इसमें हो गया। ऊपर में क्या लिखेंगे, चाहे इधर हम लगा, देखिए सामने सामने होता है, इसमें अगर हम लगा देंगे COOH तो इसके सामने लगेगा NO2 इस प्रकार से। ठीक है ना। यह अभिक्रिया याद करना, अभिक्रिया के बाद को ही यहाँ लिखा गया, चाहे यहाँ के बाद को ही अभिक्रिया में लिखा गया है, याद रखिएगा। तो फिनॉल और नाइट्रिक अम्ल में अंतर कैसे कर सकते हैं, फिनॉल जो होता है वो नाइट्रिक अम्ल से प्रतिक्रिया करके क्या देता है, नाइट्रोफिनॉल, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पारानाइट्रोफिनॉल देता है। नाइट्रोफिनॉल 2 देता है बेसिकली, जब नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करते हैं फिनॉल को, और जब नाइट्रिक अम्ल जो नाइट्रिक अम्ल था उसकी अभिक्रिया जब कार्बोक्सिलिक अम्ल से कराएंगे तो हमें मेटा नाइट्रोबेंजोइक अम्ल देता है, जो कि आपके फिगर के माध्यम से, आपको समीकरण के माध्यम से बताया गया है। जब कोई इसे 3 से 4 बार याद नहीं कीजिएगा, कोई फायदा नहीं है, और याद जरूर कीजिएगा इसको। ठीक ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन था आपके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है। यहाँ पे एल्डिहाइड और कीटोन के बीच अंतर करें तो एल्डिहाइड और कीटोन के बीच अंतर कैसे कर सकते हैं। देखिए एल्डिहाइड जो होता है फिलिंग विलयन से प्रतिक्रिया कर लाल अवक्षेप बनाता है, जबकि कीटोन कोई अवक्षेप नहीं बनाता। बहुत इजी क्वेश्चन था। यहाँ पे एल्डिहाइड और कीटोन के बीच अंतर कैसे कर सकते हैं, तो एल्डिहाइड फिलिंग विलयन के प्रतिक्रिया कर क्या करता है, वो लाल अवक्षेप बनाता है, जबकि कीटोन जो होता है वह उसके लाल अवक्षेप या कोई अवक्षेप ही नहीं बनाता है। इस प्रकार से अंतर कर सकते हैं। इसके लिए आपको फिगर वगैरह बनाने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। तो क्या होता है यहाँ पे कीटोन और एल्डिहाइड में अंतर, तो एल्डिहाइड जो होता है फिलिंग विलयन के साथ प्रतिक्रिया करके लाल अवक्षेप देता है, लाल अवक्षेप बनाता है, जबकि कीटोन कोई अवक्षेप नहीं बनाता है। सिंपल क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उससे पहले प्लीज़ आप नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। 4 नंबर जो क्वेश्चन है फार्मिक अम्ल और एसिटिक अम्ल में अंतर। तो फार्मिक अम्ल और एसिटिक अम्ल में कैसे अंतर कर सकते हैं, बहुत इजी तरीका से आप देख सकते हैं। तो फार्मिक अम्ल और एसिटिक अम्ल में अंतर करना है, कैसे कर सकते हैं देखिए। तो फार्मिक अम्ल अमोनिया AgNO3 यानी कि Ag को हम सिल्वर बोलते हैं। यहाँ पे AgNO3 विलयन के साथ सिल्वर दर्पण बनाता है, जबकि एसिटिक अम्ल कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है, चलिए देखते हैं। फार्मिक अम्ल को जब अमोनिया AgNO3 से हम अभिक्रिया करेंगे तो क्या देगा हमको, सिल्वर दर्पण देता है। तो देखिए यहाँ पे HCOOH देख सकते फार्मिक अम्ल है, उसकी अभिक्रिया हम AgNO3 से करते हैं तो सिल्वर दर्पण दे रहा है।
सिल्वर दर्पण देता है। जबकि हम अब उसी की अभिक्रिया हम यहाँ देखते हैं एसिटिक अम्ल से करते हैं, यानी कि CH3COOH एसिटिक अम्ल होता है बेसिकली, उसकी अभिक्रिया AgNO3 से करते हैं तो कोई प्रतिक्रिया नहीं देता है। यह जरूर याद रखिएगा। यह अब इसके लिए डिफरेंस करना है। हो सकता है आप अलग तरीका से डिफरेंस कर दें, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब उसके अंतर करना है तो अंतर इससे अच्छा आपको, इससे सटीक आपको नहीं मिलने वाला है, तो इतना आराम से कर सकते हैं, ठीक है ना। ये बेसिकली 2 समीकरण है और यह इसका डिफिनीशन है कि फार्मिक अम्ल अमोनिया AgNO3 विलयन के साथ अभिक्रिया कर सिल्वर, यानी कि सिल्वर मतलब जानते हैं हमें चांदी, सिल्वर यानी कि एजिड दर्पण बनाता है, सिल्वर दर्पण बनाता है। जबकि एसिटिक अम्ल कोई प्रतिक्रिया नहीं देता है। यहाँ पे अभिक्रिया लिख दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा इस प्रकार से। 4 क्वेश्चन था इसमें, अभिक्रिया अंतर वाला, डिफरेंस बिटवीन वाला क्वेश्चन था। तो डिफरेंस बिटवीन आपको एग्जाम में पूछता है, लॉन्ग क्वेश्चन में आप चेक कभी कर सकते हैं। इसीलिए ऑर्गेनिक का भी आपको लॉन्ग क्वेश्चन प्रोवाइड कराया जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन प्रोवाइड कराया जाता है, तो आप लोग लेने का प्रयास कीजिएगा। केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, हिंदी, मैथ सभी का प्रोवाइड कराया जाएगा, तो हमारे इस नंबर कॉन्टैक्ट करके लेने का प्रयास कीजिएगा। बहुत चीप प्राइस है और आपको उसमें एग्जाम तक हेल्प किया जाता है, तो प्लीज लेने का प्रयास जरूर कीजिएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने का प्रयास करते हैं। यह 14 नंबर जो क्वेश्चन है, यह व्हाट हैपेंस है, यानी कि कारण संबंधित प्रश्न है। व्हाट हैपेंस जो होता है कारण संबंधित प्रश्न होता है। क्या होता है जब, पूछेगा क्या होता है जब सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करेंगे। क्या होता है जब आप एक कैल्शियम कार्बोनेट के जल के साथ अभिक्रिया करेंगे। क्या होता है जब हम करेंगे, क्या होता है जब एसिटिल एल्डिहाइड को व्यंजक चूर्ण के साथ गर्म करेंगे। क्या होता है जब इथाइल अल्कोहल को हम ऑक्सीकृत करेंगे। इस प्रकार से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। तो इसके लिए चलिए हम यहाँ पे शुरू करते हैं। यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन क्या है देख सकते हैं। फर्स्ट में क्वेश्चन इस प्रकार से, क्वेश्चन क्या है देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या होता है जब सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म किया जाता है, हीट किया जाता है। क्वेश्चन समझे कि नहीं। क्या होता है जब, व्हाट हैपेंस है, ठीक ना, व्हाट हैपेंस। तो क्या होता है जब सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म किया जाता है। और देखिए व्हाट हैपेंस तो हर साल पूछता है आपको 3-4 क्वेश्चन, इसलिए स्किप नहीं करना है। सोडा लाइम के साथ गर्म किया जाता है। तो क्या होता है जब सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के गर्म करेंगे। तो देखिए जब सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म किया जाता है तो मीथेन बनता है। समझ के क्या बनता है, देखिए याद करना बहुत इजी है। तो सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, मीथेन बनता है। क्या बनता है, मीथेन बनता है। अब एक इसका समीकरण लिख दीजिए, आपको उसके लिए 2 मार्क्स 3 मार्क्स मिलेगा, क्योंकि आपको 2 से 3 क्वेश्चन आपको पूछेगा लॉन्ग क्वेश्चन में, उसके लिए 5 नंबर दिया जाता है। बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन पूछता है। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है जब सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म किया जाता है। और यह क्वेश्चन शायद 2014, 2016, 2019 के एग्जाम पूछ रखा है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो क्या होता है जब सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करेंगे, हीट करेंगे, तो हमको मीथेन प्राप्त होता है। कैसे देख सकते हैं, तो सोडियम एसीटेट है, सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म कर रहे हैं। यहाँ पे CH3COONA प्लस यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH से अभिक्रिया कर रहे हैं, तो हमको क्या प्राप्त होगा, मीथेन प्राप्त हुआ, यानी कि CH4 को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। C यहाँ पे इस प्रकार से स्ट्रक्चर फार्मूला के रूप में चारों तरफ से इस लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पे और बाहर निकल जा रहा है क्या, Na2CO3, ठीक ना। यहाँ पे सोडियम कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे बाहर निकल जा रहा है, तो यहाँ पे क्या बना मेरे पास, मीथेन बन चुका है। तो इस प्रकार से अभिक्रिया में नहीं, कि याद रखिए डिफिनीशन तो याद रहबे करेगा। जब सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म किया जाता है, हीट किया जाता है, तो हमको मीथेन प्राप्त होता है। जब सोडियम एसीटेट यानी कि चलिए आप देखिए सोडियम एसीटेट CH3COONA को साथ हम क्या करेंगे, यहाँ पे सोडा लाइम यानी कि NaOH से साथ हम क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, तो हमको क्या प्राप्त हो रहा है, मीथेन प्राप्त हो रहा है। यानी कि CH3 को मीथेन बोलते हैं, CH4 प्लस Na2CO3। ये इसके लिए हमारे पास अभिक्रिया रहा। इसको याद करने के लिए 2-3 बार जब याद कीजिएगा तभी आपको याद रह पाएगा, नहीं नहीं रह पाएगा। ये जरूर याद रखिएगा, यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके एग्जाम अभी के लिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं इस प्रकार से 2 नंबर, इसी का 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, क्या होता है जब कैल्शियम कार्बोनेट के जल से अभिक्रिया कराते हैं। जब कैल्शियम कार्बोनेट के जब कार्बाइल को जब कैल्शियम कार्बाइल को हम जब जल से अभिक्रिया कराते हैं, पानी से अभिक्रिया करते हैं, तो क्या होता है, यानी कि कैल्शियम कार्बाइल को हम क्या कर सकते हैं, Ca। देखिए हम इसको अभिक्रिया इस प्रकार से भी कर सकते हैं, यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ पे CCl एक प्रकार C और C इस प्रकार से Ca लिख सकते हैं। इस प्रकार से भी कर सकते हैं। कभी कभी देखिएगा स्ट्रक्चर फॉर्मूला में इस प्रकार से रहेगा, C रहेगा और यहाँ पे एक बॉन्ड, यहाँ पे एक बॉन्ड, और यहाँ पे क्या रहेगा, Ca रहेगा।
Ca रहेगा, इस प्रकार से रहता है। क्या होता है, इस प्रकार से चैन बनाया हुआ रहता है, ये जरूर याद रखिएगा। क्या हो जाता है Ca C2 प्लस क्या कर रहा है यहाँ पे कैल्शियम, क्या कैल्शियम कार्बाइल को जल से अभिक्रिया कराना है, यानी कि H2O से कराना है। H2O से हम इसको अभिक्रिया कर रहे हैं, समझ गए ना, किससे, तो H2O से अभिक्रिया कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके एग्जाम रिव्यू के लिए, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम में, बहुत बार, एक बार दो बार नहीं, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है ना, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या होगा, यहाँ जल से अभिक्रिया कराएंगे तो हमको क्या प्राप्त हो रहा है, यहाँ पे जब कैल्शियम कार्बाइल को जल से अभिक्रिया कराई जाती है तो यहाँ पे एसिटिलीन बनता है। क्या बनता है, एसिटिलीन को हम इस प्रकार से CH, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड CH होता है, ट्रिपल बॉन्ड CH होता है। देखिए यहाँ पे थोड़ा मिस इसलिए हुआ है ना, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, तो ट्रिपल बॉन्ड CH होता है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड CH होता है, जो कि यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा के बगल में माइनस दिया गया, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड है, तो यहाँ पे हो जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इस प्रकार से होता है। ये इसके लिए क्या बनेगा, एसिटिलीन बना और यहाँ पे CaOH के होल ट्वाइस बाहर निकल जाता है अभिक्रिया होने पर अवक्षेप के रूप में, समझ गए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है। क्या पे कैल्शियम कार्बाइल को जब अभिक्रिया करते हैं जल के साथ तो क्या बनता है, तो कैल्शियम कार्बाइल को जब जल से अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनता है, आपको पता है, यहाँ पे एसिटिलीन बनता है। क्या बनता है, एसिटिलीन बनता है, जो कि एसिटिलीन यहाँ क्या बना, एसिटिलीन बना, तो अभिक्रिया करते हैं C2 प्लस 2H2O, क्योंकि जो जल का अणु होता है वो 2 लेंगे, 2 अणु लेंगे, यानी कि 2H2O, तब क्या बनेगा, एसिटिलीन बना, यानी कि CH ट्रिपल बॉन्ड CH और यहाँ पे CaOH के होल ट्वाइस बाहर निकल जाता है अवक्षेप के रूप में। यह जरूर याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये बार बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, देखिए इसको याद करना बहुत इजी है, यह भी इसके लिए यह याद हो गया, इसमें कुछ नहीं है। जब इसकी अभिक्रिया करेगा तो क्या बनता है, एसिटिलीन बन गया, तो एसिटिलीन बन जाता है तो आराम से आप क्या कर सकते हैं, एसिटिलीन बन गया, उसके बाद इसको अभिक्रिया याद रखिए, बस अभिक्रिया याद रखिए, ज़्यादा कुछ नहीं। जब अभिक्रिया याद रखिएगा तो आपको काम आएगा, नहीं तो बस वही बात है, ठीक ना। जब इसको हम इस प्रकार से स्ट्रक्चर के रूप में लिख सकते हैं, C इस प्रकार से, C यहाँ पे इस प्रकार से ट्रिपल बॉन्ड C और यहाँ पे ये Ca और उसकी अभिक्रिया करा देंगे हम आराम से यहाँ पे जल से अभिक्रिया कराएंगे तो आराम से हम वहाँ पे बन जाएगा, क्या बन जाएगा, एसिटिलीन, जो कि यहाँ पे हो जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है ना, इस प्रकार से हो जाता है आराम से। समझिए, देखिए बहुत इजी क्वेश्चन था यह बेसिकली, ज़्यादा कुछ नहीं, और यह 3 बार पूछ रखा है एग्जाम में, कितने बार, 3 बार पूछ रखा है, जाकर चेक भी कर सकते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, व्हाट हैपेंस क्या कहता है कि देखिए, अब बोलिएगा सर इसमें ज़्यादा समझा ही नहीं रहे, अरे भैया इसमें ज़्यादा समझाने वाली बात नहीं है, आपको खुद से अभिक्रिया करना पड़ता है, ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है। देखिए ऑर्गेनिक इसीलिए भारी होता है ना, क्योंकि यहाँ पे कितना समझा दीजिएगा, जब तक इसको 2-3 बार पढ़िएगा नहीं, याद नहीं होगा, और जब तक याद नहीं होगा ना कोई फायदा नहीं, इसको प्रैक्टिस की जरूरत है, ठीक ना। तो क्या होता है जब एसिटिल्डिहाइड को विरंजक चूर्ण के साथ गर्म किया जाता है, अब बताइए जब उसके साथ गर्म करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे तब ना पता चलेगा क्या बन रहा है, तो उसके लिए आपको ये सूत्र सब पता होना चाहिए। तो क्या होता है जब, तो एसिटिल्डिहाइड को विरंजक चूर्ण के साथ गर्म करते हैं, तो सबसे पहला बात, एसिटिल्डिहाइड का आपको सूत्र पता है, नहीं पता है, तो एसिटिल्डिहाइड के पता कीजिए, विरंजक चूर्ण को पता कीजिए, तो क्या बनता है तब ना होगा। उसी प्रकार से जब एसिटिल्डिहाइड को विरंजक चूर्ण के साथ गर्म किया जाता है तो क्या बनता है, क्लोरोफॉर्म बनता है, देख सकते हैं यहाँ पे क्या बनता है, तो यहाँ पे क्लोरोफॉर्म बनता है। देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन है, यहाँ पर नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए। तो क्या होता है जब एसिटिल्डिहाइड को यहाँ पे एसिटिल्डिहाइड को विरंजक चूर्ण के साथ गर्म किया जाता है तो क्या होता है, तो यहाँ पे आप लिखिएगा, यहाँ पे जब एसिटिल्डिहाइड को विरंजक चूर्ण के साथ गर्म किया जाता है तो क्लोरोफॉर्म बनता है, आंसर में लिखिएगा। उसके बाद चलिए एसिटिल्डिहाइड को विरंजक चूर्ण के साथ गर्म करते हैं, यानी कि CH3COOH, यानी कि एसिटिल्डिहाइड है, एसिटिल्डिहाइड उसके विरंजक चूर्ण के साथ गर्म करते हैं, यानी कि CaCO यानी कि होता है CaOCl2 होता है। बेसिकली यहाँ पे अलग अलग किया गया है क्योंकि हम अभिक्रिया करने में दिक्कत ना हो। क्या होता है CaOCl2, ये बेसिकली होता है विरंजक चूर्ण, उसके हम अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, क्लोरोफॉर्म बनता है, क्लोरोफॉर्म यानी कि CH, क्या होता है CH3, इस प्रकार से, क्योंकि आप इस प्रकार से इसको अभिक्रिया करें, CH लगा देंगे और चारों तरफ से क्या लगेगा, Cl लगा देंगे, इस प्रकार से। ये बेसिकली हमारे पास क्लोरोफॉर्म बन गया, क्या बन गया, क्लोरोफॉर्म बन गया। ये जरूर याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था आपके लिए। किससे, देखिए एसिटिल्डिहाइड का फॉर्मूला CH3CHO, ये बेसिकली एसिटिल्डिहाइड का अभिक्रिया करना है, Ca यहाँ पे COCl2, हम इसको लिख सकते हैं Ca, यहाँ पे OCl मतलब तोड़ के लिख दिए हैं, तोड़ कर और उसका Cl लिख दिए बाहर, क्योंकि अभिक्रिया करने में कोई दिक्कत नहीं हो।
उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद जो बनेगा क्या बनेगा, क्लोरोफॉर्म बन जाएगा। क्या बनेगा क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं H और चारों तरफ से Cl लगा देते, Cl लगा, और इसको भी एक साथ लिख सकते हैं CH Cl3। ये इसके लिए क्लोरोफॉर्म है ना। इतना इजी था, बहुत इजी था ना, आपके लिए बहुत इजी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। उसके लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या होता है जब इथाइल अल्कोहल को ऑक्सीकृत करते हैं, यानी कि ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराते हैं। ये बहुत इजी होता है। तो क्या होता है, एसिटाल्डिहाइड बनता है। जब क्या होता है, जब यहाँ पे क्या होता है जब इथाइल अल्कोहल को ऑक्सीकृत करते हैं, तो देखिए इथाइल अल्कोहल को जब ऑक्सीकृत किया जाता है तो एसिटाल्डिहाइड बनता है। क्या बनता है, एसिटाल्डिहाइड बनता है। तो देखिए हम इथाइल अल्कोहल को क्या करेंगे, CH3 इथाइल, मतलब दो वहाँ पे कार्बन होते हैं, CH3 CH2 और OH। इथाइल अल्कोहल हो गया क्योंकि OH अल्कोहल होता है। देखिए सबसे पहले फॉर्मूला लिखने आना चाहिए। इथाइल अल्कोहल ऑक्सीजन से करना है, ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत करना है, तो ऑक्सीजन से करेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CHO और प्लस H2O बाहर निकल जाएगा। देख सकते हैं बहुत इजी क्वेश्चन है यार, ये सबसे सटीक है, इसके सबसे छोटा क्वेश्चन है मानो तो जब यहाँ पे इथाइल अल्कोहल को अभिक्रिया उसको ऑक्सीकृत करेंगे, ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराएंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें बचेगा क्या, इसमें बचेगा CH3 बचेगा और देख सकते हैं CH2O है ना, तो यहाँ पे CHO रह जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, CHO रह जाएगा, तो यहाँ पे H2 रह गया, H2 इसमें से बाहर निकल गया, यहाँ से O ले गया, तो यहाँ पे H2O क्या होगा, जल के रूप में बाहर निकल जाता है। यहाँ बना क्या, एसिटाल्डिहाइड बन गया। ये होता है, क्या होता है जब इथाइल अल्कोहल का अभिक्रिया क्या कराते हैं, जब हम उसकी अभिक्रिया कराते ऑक्सीकृत करते हैं तो क्या बनता है, तो हमारे पास एसिटाल्डिहाइड बनता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे इथाइल अल्कोहल का सूत्र है, उसकी अभिक्रिया ऑक्सीकृत कर रहे हैं तो बन रहा है यहाँ पे क्या बना, एसिटाल्डिहाइड बन रहा है, जो कि जल अवक्षेप के रूप में बाहर निकल जा रहा है। बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, समझ में नहीं आएगा तो 2-3 बार इसको नोट डाउन कीजिए, लिखने का प्रयास कीजिए, लिख कर याद कीजिएगा, या PDF परचेज करने का प्रयास कीजिए। PDF परचेज कीजिएगा तो आराम से आप लिख कर नोट डाउन करके याद कर पाइएगा, नहीं याद कीजिएगा तो आपको कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या होता है जब एन ब्यूटिल क्लोराइड को एल्कोहल KOH के साथ अभिक्रिया करते हैं। देखिए क्या होता है जब हम एन ब्यूटिल क्लोराइड को एल्कोहल KOH के साथ अभिक्रिया करते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है, जब देखिए जब एन ब्यूटिल क्लोराइड को एल्कोहल KOH के साथ अभिक्रिया करते हैं तो ब्यूटीन बनाता है। क्या बनता है, ब्यूटेन बनता है। क्या बनता है, ब्यूटीन बनता है। देखिए आप अभिक्रिया करते हैं, क्या कहा, एन ब्यूटिल क्लोराइड CH3 CH2 Cl, ये इसके लिए एन ब्यूटिल है। उसका अभिक्रिया KOH से कर रहे हैं एल्कोहल एक्वा KOH के साथ, तो यहाँ पे एल अल्क लिखेंगे तो अल्कोहल KOH के साथ कर रहे हैं तो अभिक्रिया करने पर क्या बनता है, ब्यूटीन बनता है। तो क्या ब्यूटीन, मीथ ईथ प्रोप ब्यूट, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 4 कार्बन होना चाहिए, CH3 CH2 CH हो जाएगा 4 कार्बन, तो ब्यूटीन बनता है, ब्यूटीन बन गया ब्यूटीन। तो ब्यूटीन यहाँ पे बन चुका है, ब्यूटीन यहाँ पे KCl बाहर, पोटेशियम क्लोराइड बाहर निकल चुका है, जल रूप के बाहर, यहाँ पे बन क्या ब्यूटीन बन चुका है। देख सकते हैं यहाँ पे ब्यूटीन बन चुका है, ठीक है ना। किससे अभिक्रिया कराएंगे, KOH के साथ अभिक्रिया कराएंगे, अल्क के साथ, यानी कि अल्कोहल के साथ, तो बनेगा क्या, ब्यूटीन बनता है। मेन है आपको यह फार्मूला याद रखना, ना कि यह डिफिनीशन याद रखना। जब डिफिनीशन याद होगा तो फार्मूला याद होना चाहिए, फार्मूला जब याद हो जाएगा डिफिनीशन ऑलरेडी लिखा जाएगा, क्योंकि फार्मूला ही मेन है। फार्मूला जब तक याद नहीं रखिएगा। अब लिखा एन ब्यूटिल क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले ब्यूट पूछा है तो मीथ ईथ प्रोप ब्यूट, यानी कि 4 कार्बन, CH3 CH2 Cl, इस प्रकार से 4 कार्बन हो गया। यहाँ पे कोलाइड इसलिए क्योंकि कोलाइड लगा हुआ है, उसके साथ अभिक्रिया करना है अल्क KOH के साथ, तो अल्क KOH के साथ अभिक्रिया कर रहे हैं तो यहाँ पे बन रहा है क्या, ब्यूटीन बन रहा है और जल के रूप में बाहर निकल जा रहा है, जल यहाँ पे रूप में बाहर निकल जा रहा है और पोटेशियम क्लोराइड भी बाहर निकल जा रहा है, तो यहाँ पे ब्यूटीन बन चुका है। इस प्रकार से होता है, समझ रहे हैं। देखिए जो व्हाट एपेज था बेसिकली ये आपके लिए डिफिकल्ट है, तो 5 व्हाट एपेज था उसको क्या कीजिए, नोट डाउन कीजिए और 10 से 12 बार पढ़िए, याद हो जाएगा। और यह 5 जो व्हाट एपेज था ना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था। हो सकता है आपको 10 व्हाट एपेज लाएंगे, 5 यह और 5 और लाएंगे एक अलग वीडियो में, क्योंकि आपको समझाने का प्रयास करेंगे और आप समझने का प्रयास कीजिएगा, बहुत मजा आएगा, ठीक है ना। चलिए एक और क्वेश्चन था आपके लिए, यह इस प्रकार से है। क्वेश्चन पूछता है उपसंयोजक यौगिक के लिए वार्नर का सिद्धांत क्या है, लिगेंड क्या उदाहरण दे। देखिए यह क्वेश्चन आपको पूछ रखा है 2017 में,
काफी इंपॉर्टेंट है। उपसंयोजक यौगिक के लिए वर्नर का सिद्धांत, वर्नर का सिद्धांत क्या है, ऑब्जेक्टिव शॉर्ट क्वेश्चन सब में काम आएगा वर्नर का सिद्धांत, और साथ में पूछा लिगेंड क्या है, उदाहरण दे, समझ गए ना। चलिए यहाँ पे देखते हैं वर्नर का सिद्धांत कहता क्या है बेसिकली। देखिए वर्नर का सिद्धांत कहता है, देखिए वर्नर का सिद्धांत में दो होता है बेसिकली, प्राथमिक और द्वितीयक, प्राथमिक संयोजकता द्वितीयक संयोजकता होता है। चलिए इस प्रकार से एक पहला पॉइंट इस प्रकार से हो जाएगा, यहाँ पे उपसंयोजक यौगिक में दो प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित करता है, प्राथमिक संयोजकता द्वितीयक संयोजकता, यानी कि जो वर्नर का सिद्धांत होता है वो दो प्रकार के संयोजकता को प्रदर्शित करता है, प्राथमिक संयोजकता द्वितीयक संयोजकता, याद रखिएगा। जो यहाँ पे दो प्रकार के संयोजकता को हम लोग प्रदर्शित करता है, कौन, यहाँ पे वर्नर का सिद्धांत। सबसे पहला बात यह हो गया फर्स्ट पॉइंट। दूसरा का पॉइंट लिख सकते हैं, दूसरा का पॉइंट मेन है आपके लिए मानो तो प्राथमिक संयोजकता, यहाँ पे प्राथमिक संयोजकता आयनिक प्रकृति का होता है और धातु के ऑक्सीकरण अवस्था के बराबर होता है, जबकि द्वितीयक संयोजकता नॉन आयनिक या अनआयनिक प्रकृति का होता है, जो धातु के यहाँ पे उपसंयोजक संख्या के बराबर होता है, और यहाँ पे क्या धातु के ऑक्सीकरण अवस्था के बराबर होता है, और यहाँ पे कह रहा है उपसंयोजक संख्या के बराबर होता है, कौन, द्वितीयक संयोजकता। इस प्रकार से सेकेंड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट इस प्रकार से लिख सकते हैं इजी तरीका से, प्रत्येक धातु का द्वितीयक संयोजकता निश्चित होता है, और द्वितीयक संयोजकता जो होता है वो दिशात्मक प्रकृति का होता है। क्या होता है, दिशात्मक प्रकृति का होता है। यही बेसिकली वर्नर का सिद्धांत कहता है। इसके लिए आपको 3 मार्क्स मिलता है, इसके लिए आपको 3 मार्क्स मिलता है बोर्ड एग्जाम में। तो क्या लिख सकते हैं, उपसंयोजक यौगिक के दो प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित करता है, प्राथमिक संयोजकता द्वितीयक संयोजकता। प्राथमिक संयोजकता आयनिक प्रकृति का होता है और धातु की ऑक्सीकरण अवस्था के बराबर होता है, जबकि द्वितीयक संयोजकता नॉन आयनिक यानी कि अनआयनिक प्रकृति का होता है, जो धातु के उपसंयोजक यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होता है। ठीक है ना, ये जरूर याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। और उसके बाद इसी का पॉइंट आगे देखेंगे तो प्रत्येक धातु का द्वितीयक संयोजकता निश्चित होता है और द्वितीयक संयोजकता का दिशात्मक प्रकृति का होता है। ये बेसिकली वर्नर का सिद्धांत कहता है, वर्नर का थ्योरी कहता है। ठीक है ना, इस प्रकार से इसको याद कर सकते हैं। इंग्लिश वाले यहाँ पे देख सकते हैं, इंग्लिश वाले यहाँ पे लिखा हुआ है, उसको स्क्रीनशॉट या पीडीएफ डायरेक्ट ले सकते हैं। याद रखिएगा पीडीएफ लेना आवश्यक हो जाता है, देख सकते हैं, इसलिए क्योंकि आपको जब तक पीडीएफ लेकर पढ़ते नहीं है, अभी तक कुछ नहीं पढ़े, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सबसे पहला बात इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना, उसके बाद ही कुछ पढ़ना। क्योंकि आपके लिए कुछ नहीं पढ़े तो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं पढ़ते तो एग्जाम में बहुत फंस जाइएगा, क्योंकि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ही पूछा जाता है, सिलेक्टेड क्वेश्चन से ही पूछा जाता है। आराम से इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके ले सकते हैं, जिसमें 20 लॉन्ग क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा दिया जाता है। लिगेंड क्या है देख सकते हैं, लिगेंड आपके लिए इस प्रकार से, लिगेंड क्या होता है, वे उदासीन अणु, परमाणु या आयन जो केंद्रीय धातु के रिक्त कक्षा में इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करता है, लिगेंड कहलाता है। यानी कि वे उदासीन अणु, परमाणु या आयन जो केंद्रीय धातु के रिक्त कक्षा में इलेक्ट्रॉन युग्म को प्रदान करता है, लिगेंड कहलाता है। जैसे मोनोडेंटिक लिगेंड, यहाँ पे डाइडेंटिक लिगेंड, पॉलीडेंटिक लिगेंड, ये इसके लिए इसके प्रकार है, इसके उदाहरण है जो कि आपको पूछा जाता है। इसके लिए आपको 2 मार्क्स मिलता है, और 3 और 2 मार्क्स 5 मार्क्स के लिए आपको पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक ना, और आपके लिए और लॉन्ग क्वेश्चन लेके आएंगे, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है, और पीडीएफ आपको परचेज कर सकते हैं इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करके, और करते हैं ना बिल्कुल 400 प्लस कर पाइएगा आराम से। ठीक ना, तो प्लीज़ लेने का प्रयास कीजिएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए थैंक यू। कम टाइम में 400 प्लस करना चाहते हैं तो केकेजी क्लासेस याद कर लीजिए। गूगल ओपन करना है, केकेजी क्लासेस सर्च करना है, सर्च करते हैं कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा, इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा, क्लास 12th 10th पीडीएफ, क्यूज, क्वेश्चन बैंक, मॉडल सेट, न्यूज़, यहाँ से आकर पढ़ सकते हैं और अच्छे मार्क्स उठा सकते हैं।